नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। आपका एक और बार स्वागत है बहुत जबरदस्त क्लास में। आज की क्लास में हम सीरीज ऑफ सेक्शन स्टार्ट करने वाले 56 टू 59, जिसमें ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजंस के रिलेटेड हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग सीरीज ऑफ सेक्शंस है, बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट अस बिगिन आवर क्लास फॉर द डे। तो दोस्तों, सेक्शन नंबर 56 बात करता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर इन अ कंपनी। सो कल मैंने आपको बेसिक बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन। एकदम ऊपर ऊपर से हमने बात किया था कि शेयर्स जो होते हैं प्रॉपर्टी होती है, असेट होती है, और वक्त जरूरत पे वक्त आने पर आप ये प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मॉर्गेज भी कर सकते हैं और अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो उस रिलेटेड क्या लॉ बोलता है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, वो आज हम यहां पर देखेंगे। Requirement for registering the transfer of securities. According to section 56 subsection 1, एक डिस्कशन इस पे भी हो जाए। अच्छा, ये पेपर ना, ग्रेट 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 ग्रेट। आपको पता है अभी जस्ट ये इसने एक पेपर दिया है मेरे को। एक मिनट, मैं इसको डाउनलोड करके देख ही रहा था, उतने में फिर क्लास का टाइम आ गया। ये देख रहे थे हम लोग, ये पेपर था अभी का, आज का 70 मार्क्स का। इधर पार्ट 1 में एमसीक्यू है, जो पेपर मिलता नहीं है। पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। आंसर नंबर 1 पे वो 30 मार्क आपको ओएमआर शीट पे लिखना पड़ता है, ठीक है। और पार्ट 2 का आपको नॉर्मल आंसर, जैसे आपने फाउंडेशन में लिखा था ना, वैसे आंसर आपको लिखने पड़ते हैं। ओएमआर शीट और गिवन ऑन द कवर पेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर के कवर पेज जो ओएमआर शीट रहती है वो इंग्लिश में होगी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग हिंदी मीडियम। बारकोड स्टिकर विल बी प्रोवाइडेड इन द अटेंडेंस रजिस्टर इज टू बी फिक्स, ये तो वही लोग कर देते हैं। यू विल बी अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम। 3 घंटे बैठना पड़ता है बेटा, है ना। ड्यूरेशन 3 आवर्स है। सबमिट पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग एमसीक्यूज एंड आंसर बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर बुक with OMR cover page to the invigilator before leaving the exam hall. Okay, the invigilator will give you acknowledgement on page 2 of the admit card. Upon receipt of above mentioned items, candidate found copying or receiving or giving any help or defying instructions will be expelled. Question paper comprises of 5 questions. Answer question number 1 which is mandatory and any 3 out of 4. बहुत ही जबरदस्त, मजा आने वाला है। मेरे को ऐसा फील आ रहा है, आप लोग को अभी फील आएगा, देखना। 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मैंडेटरी है और बचे हुए 4 में से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर एंड आंसर टू द क्वेश्चंस आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम। अगर आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया तो आप हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं। एंड हियर इट इज, क्वेश्चन चालू है। अब मुझे पता है कि आप लोग सब आंसर नहीं दे पाएंगे, मैं सिर्फ अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से कुछ आता है क्या देखता हूं। ये हम दे सकते हैं, ये हम दे सकते हैं, ठीक है। देखो, चविश एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एकता रेडीमेड गारमेंट लिमिटेड एज 1 पर्सन कंपनी। ओहो हो सर, ये कैसे हो गया, लिमिटेड कैसे हो गया। एकता रेडीमेड गारमेंट्स लिमिटेड एज 1 पर्सन कंपनी। अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या बोलूं, ओ भाई साहब, मैं कुछ ये, अब मैं क्या बोलूं। अब मैं एक बात बताओ, पहली बात, 1 पर्सन कंपनी तो प्राइवेट कंपनी होती है। उसमें भी 1 पर्सन कंपनी को अपने कंपनी के नाम के आगे ओपीसी या 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड लगाना पड़ता है कि नहीं। देखो, प्राइवेट लिमिटेड। अब इन्होंने क्या नाम रख दिया, एकता रेडीमेड गारमेंट लिमिटेड। चलो ठीक है, देखते हैं, चलो ये बात तो अलग है, इसके ऊपर हम गहरा चर्चा करेंगे। ये कंपनी बनी थी 1 अप्रैल 2018 को विथ हिज वाइफ मिसेस ज्योति एज नॉमिनी। The authorized and paid up share capital of company is 35 lakhs. He got in touch with the ready-made garment buyer and was expected to receive substantial order by August 2020, where final delivery will be completed by December 20th. To expand the production capacity, the company decided to invest in additional capital of 10 lakhs in plant and machinery. As a result, the company's authorized and paid up share capital is now 45 lakhs. Promoter of the company seeks your advice considering the case and referring to the provision of Companies Act 2013 advice.
हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज अ मेंबर ऑफ ओपीसी? इसके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी. Whether Ikta Readymade Garments Limited can convert into any other kind of company as on 1st December 2020. If the company increases its paid up share capital by 30 lakhs in August 19, can it be converted in any other kind of company immediately? अब आपको बता दूं, as per the recent amendment in your syllabus, this question is not relevant to you anymore because now conversion वाला पूरा point इंस्टीट्यूट ने और मतलब कंपनीज एक्ट से हटा दिया गया है. एंड नाउ जो 50 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल हम देखते थे वो अब नहीं रहा. व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओपीसी वो भी चेंज हो गया. एवरी पर्सन हु इज एन इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन वेदर और नॉट रेसिडेंट इन इंडिया दैट इज वर स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज ये अब देखा जाता है. सो दिस क्वेश्चन विल नॉट बी रिलेवेंट टू यू एनीमोर. फिर है फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड. ये आप पढ़ेंगे. बोनस शेयर्स के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो. आपको इसमें से एक पता है, याद है क्या? ये मैंने पढ़ा है आपको. हेलो. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप यूज कर सकते हो. जनरल रिजर्व आप यूज कर सकते हो सर. प्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज कर सकते हो. ये भी यूज कर सकते हो. हाँ, कैपिटल रिजर्व नहीं यूज कर सकते. अमाउंट टू बी कैपिटलाइज फ्रॉम फ्री रिजर्व टू इशू बोनस शेयर वो आप हम लोग आपको बता देंगे कितना अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे, कितना बोनस आपको देना है उसके ऊपर आप करेंगे. अब 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, तो आप टोटल शेयर होल्डर्स को डिवाइड बाय 4 करेंगे और उतने शेयर्स आप जाएंगे और उतने का नॉमिनल वैल्यू यहां से कट के शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा. ठीक है, यानी कि यहां पर देखो ये जो है ना 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स और 90,000 इक्विटी शेयर्स, इनके ऊपर आप कैलकुलेट कर लेंगे. इफ द कंपनी डिड नॉट आस्क फॉर फाइनल कॉल कैन इट स्टिल इशू बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स क्या आप मुझे बताइए, कैन बोनस शेयर्स बी गिवन इन रिटर्न ऑफ नॉट फुल्ली पेड पार्टली पेड अप शेयर्स को बोनस शेयर्स दे सकते हैं क्या? ये आपको मैं आगे आके पढ़ाने वाला हूं कि पहले आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बोनस की बात करेंगे. लेकिन खैर ठीक है, ये आपको वक्त आने में पढ़ाऊंगा मैं. चलो. रमन अ सीए वाज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. ये आप आपके अभी आपका पढ़ाना बाकी है. ये भी पढ़ाना बाकी है. ये भी आपका पढ़ाना बाकी है. ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं है अभी. हालांकि आप थोड़ा सा दे सकते हो जनरल नॉलेज के बेस पे, बट ठीक है. अभी ज्यादा पढ़ाया नहीं ना आपको. ई वोटिंग नहीं, अभी नहीं पढ़ाया. नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया. नहीं, ठीक है. हाँ, आरडी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस. ये वाला देखो जरा. इट ऑल्सो स्टेटेड दैट कंपनी हैड पेड डिविडेंड फॉर नंबर ऑफ इयर्स. अरे ये आपको पढ़ाया है और ये आपको मैंने क्वेश्चन करवाया है. यस, ये वाला क्वेश्चन देखो. RD Limited issued a prospectus. All the statement contained therein were literally true. It also stated that the company had paid dividend for a number of years, but it did not disclose the fact that dividends were paid out of trading profits, but not out of trading profit, but out of capital profit. And a lot of the share claims to avoid the contract on the ground that the prospectus was false and material particulars. Decide the argument of the shareholder as per the provision of Companies Act is correct or not. Answer दो. आंसर मैं बता रहा हूं, मैं आग लगा दूंगा अगर तुम लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया. ये एज इट इज मॉड्यूल का क्वेश्चन उठा के छापा है इंस्टीट्यूट ने 3 मार्क के लिए. इज द कंटेंशन करेक्ट? क्या वो शेयर्स अलॉटमेंट को डिसरिगार्ड कर सकता है? कैन ही से नो यू हैव गिवन मिस इंफॉर्मेशन? यस, इसका इंटेंशन करेक्ट है. क्योंकि अगर आप अपने
कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड देते हो तो ये एक बहुत मेजर इंफॉर्मेशन है जिसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए प्रोस्पेक्टस में. And if you fail to disclose this important thing, it is a material disclosure that you have not made. So hence you are liable to penalty. यहाँ पे पेनल्टी लगेगी. बताओ भाई, पेनल्टी याद है क्या? पेनल्टी याद है? प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन दिया तो क्या होता है? कौन बताएगा? प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन दिया तो क्या होता है? हाँ, आपको इसमें लिखना नहीं है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर अगली बार ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? अरे सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी दो. सिविल सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी में 447 में भेजा जाएगा. सिविल लाइबिलिटी में उस सारे लोग जिनका नाम वहां पे दिया है, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको जितना अमाउंट आपने रेस किया उतने का पेनल्टी भी लग सकता है. वो पूरा अमाउंट रिफंड रीफे भी करना पड़ता है आपको. ए भगवान, बचा लेना इन बच्चों को, इन्होंने पेनल्टीज याद नहीं की है. डिफाइन स्मॉल कंपनी. डिफाइन स्मॉल कंपनी. अरे बताओ रे, ये तो 2 मार्क का आराम से लिखने का. ये तो आपको फाउंडेशन के बेस पे भी आप बोल सकते हो. व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? एनी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, है ना. हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, फिर आप उसके 2 लिमिट आप बताएंगे, और फिर 50 lakhs और वो है ना, कितना 10 करोड़ है शायद, और टर्नओवर का भी बताएंगे आप, है ना, 100 करोड़ तक. और उसका फिर आप रूल्स में बताएंगे कि 2 करोड़ और 20 करोड़ दिया हुआ है. एंड अ कंपनी विच इज होल्डिंग और सब्सिडरी या सेक्शन 8 कंपनी या स्पेशल एक्ट में बनी कंपनी को स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलता. ये पूरा डेफिनेशन आप यहाँ पे दे देंगे. सेक्शन 2 क्लॉज 85, करेक्ट. हाँ, अमेंडमेंट है इसमें, वो याद है, लेकिन जो मैंने मेन आपको पूछा स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, वो किसी ने नहीं बताया. नहीं, बहुत समझ में आ रहा है तुम लोगों को कितना रिवीजन जरूरी है. अभी ये जस्ट पढ़ी हुई चीजें आप लोग बोल नहीं पा रहे हो. ये आपको अभी पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ाया नहीं है. हम्म, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया. ओहो हो, लेकिन ठीक है, जनरल क्लॉजेस एक्ट का अभी मैंने नहीं पढ़ा है आपको, ठीक है. ये अभी फाइनेंशियल ईयर बोल तो एज पर कंपनीज एक्ट नहीं पूछा है यार. पहले मेरे को लगा था कंपनीज एक्ट का पूछेंगे, बट ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का पूछा है. ये अलग है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये अदर लॉज में पढ़ाऊंगा. ये भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ाऊंगा. अरे प्राइवेट प्लेसमेंट, आहा, अब बताओ. ये पढ़ा है मैंने आपको. Examine that following offers of ABC Limited are in compliance with provisions of Companies Act 13 related to private placement, or should this offers be treated as public? एक एक करके पढ़ रहा हूँ. ABC Limited wants to raise the funds for its upcoming project. It has issued private placement offer letters to 55% in their individual name to issue equity share. Out of this, 4 are qualified institutional buyers. बताओ क्या ये सही है गलत है? अभी बताओ, वरना मैं आग लगा दूंगा. बोलो, आंसर दो, वरना क्या 50. यहां पर बताओ क्या गड़बड़ हुई है. यहां पे गड़बड़ क्या हुई है बताओ. हाँ, तो यहां पे कितने को दिया है? इन लोगों ने कितने लोगों को दिया है? इन लोगों ने कितने लोगों को दिया है? मेरा सवाल घुमा फिराओ मत, ये सब मैं पढ़ाया हूं जान लगा के. अब देख रहे हो कितना सारा आप पेपर में से आप अभी सॉल्व कर सकते हो. अब चौथा ही चैप्टर चल रहा है आपका, और कितने कम से कम 10-12 मार्क के तो मैं अपन ने कर दिए सॉल्व. तुम लोग बता रहे हो या नहीं? 51 कौन बोला? सबसे पहले 51 कौन बोला? सबसे पहले 51 कौन बोला? शेख तबरेज. उसके बाद तनु, उसके बाद केविन, क्रिश, उज्जवल, प्रदीप, ये सब लोग करेक्ट है. बिकॉज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर नॉट काउंटेड इन दिस. तो यहां पे 51 हो गया. एक आदमी कम होता तो सब कुछ सही था, क्योंकि इन्होंने 51 लोगों को कर दिया है, तो ये गलत हो गया.
ओहो, ओहो, इज दिस अलाउड? If in case 1, before allotment under this offer letter, company issued another private placement offer to another 155 person in their individual name for issue of its debentures. अब बताओ, पहले 155 को दिया है और अब इन्होंने एक्स्ट्रा 51 को दे दिया, क्या कोई लॉ तोड़ा है यहां पे? जल्दी बोलो। क्यों नॉट अलाउड? क्या गड़बड़ किया है यहां पे? क्या गड़बड़ हुई है यहां पे? वाई नॉट अलाउड? जल्दी आंसर दो ना यार, ये पढ़ा है मैंने आपको। क्या गड़बड़ हुई है यहां? कौन सा रूल ब्रेक किया? जल्दी बोलो। तो पहले वाला खत्म किया ना यार, क्या बात कर रहे हो? बोले ना, बिफोर अलॉटमेंट दिस ऑफर लेटर इशूड अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ऑफ 155% इन देयर इंडिविजुअल नेम। किसने बोला? पेंडिंग नहीं है, इशूड हो गया है, एकदम सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। अरे यार ये क्या बात हो रही है यार, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो। पहला वाला कंप्लीट हो चुका है, वो सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है कि 155 लोगों को हम ऑलरेडी दे दिए थे और 55 लोगों को दिया है। नहीं, तुम लोग आंसर नहीं दोगे, मैं आगे नहीं, मेरा पढ़ा के मतलब ही नहीं अगर आप लोग को याद ही नहीं है चीजें तो। और मैं रिवाइज भी करवा चुका हूं, गलत बात। ओके, तनु मैडम ने एक दिमाग लगाया। तनु मैडम ने दिमाग लगाया। देखो सब लोग को कुछ याद आ रहा है क्या? सर, इन वन को आप 50 के ऊपर नहीं दे सकते और ईयर में कितना? 200। मगर मगर यहां पर एक और ट्रिक है और 200 वाला आंसर गलत है। दिस इज अलाउड। सर लेकिन कैसे हो सकता है सर ये? सर कैसे हो सकता है सर ये? अरे मेरे राजकुमारों और क्या उनको, क्या प्रिंसेस को क्या बोलते हैं? राजकुमारियों। अरे मेरे राजकुमार और राजकुमारियों, यहाँ पे इक्विटी शेयर दिया है और यहाँ पे डिबेंचर दिया है। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड द लिमिट्स मस्ट बी रेकन्ड इंडिविजुअली, क्लास बाय क्लास, क्लास बाय क्लास। खैर आखिरी क्वेश्चन है, एटलीस्ट ये तो भी सही दे दो। क्या बोलते हैं? बीइंग अ पब्लिक कंपनी कैन इट इश्यू सिक्योरिटीज इन प्राइवेट प्लेसमेंट? क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे सकती है? क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे सकती है? मोना डार्लिंग आंसर दे दो। मजा आ गया यार, किसका आइडिया था ये पेपर देखने का? मेरे को रियलाइज हो गया तुम लोग कितने पानी में हो। हमको रियलाइज हुआ तुम लोग को बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। यस, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। डिपॉजिट चैप्टर अभी होना बाकी है, मीटिंग अभी होना बाकी है, हायर परचेस अभी होना बाकी है, जनरल क्लॉजेस बाकी है। बच गए तुम लोग, इतने सारे क्वेश्चंस में से तुम बच गए बेसिकली। खैर अच्छा था, पेपर बड़ा इजी लगा मेरे को। नहीं मजाक नहीं कर रहा, मतलब मैं हवा नहीं कर रहा हूं। तुम लोग खुद जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब देखोगे तुम लोग को रियलाइज होगा पेपर बड़ा इजी लगा मेरे को। ठीक है, बट मुझे अफसोस हुआ कि आप लोग को कुछ कुछ चीजें नहीं आ रही थी जो आनी चाहिए थे। एनीवेज लेट्स गो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजंस। नाउ सेक्शन 56 deals with transfer and transmission of securities or interest of a member in the company. Requirement for registering the transfer of securities. According to section 56 subsection 1, a company shall not register a transfer of securities of the company or the interest of a member in the company in the case of company having no share capital unless a proper instrument of transfer in the prescribed form, duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee
except where transfer is between person both of whose names are entered as holders of beneficial interest in the records of the depository, specifying the name, address and occupation if any of the transferee has been delivered to the company by the transferor or transferee within a period of 60 days from the date of execution, along with the certificate relating to the securities, or if no such certificate is in existence, along with the letter of allotment of securities. एक सेंटेंस है ये पूरा। ये जो आप सोच रहे होंगे ना कि सर ने पढ़ना चालू किया, सर कहीं रुक क्यों नहीं रहे, आप मेरे को बता दो मैं कहां रुकू, फुल स्टॉप ही तो अभी आया है। This entire sentence, it's just one sentence. हाँ रिकॉर्डिंग किया बेटा मैंने, लिटरली। अब आप मेरे को बताओ क्या बोला है इसने। बोल रहा है कि अगर एक कंपनी है, अगर एक कंपनी है तो द कंपनी विल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी हूं, आप मेरे एक मेंबर है, कंपनी के मेंबर है, आपने अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर किए हैं और आपने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास भेजा है। आई विल नॉट रजिस्टर दैट, आई विल नॉट रजिस्टर दैट in the case of company having no share capital unless a proper instrument of transfer, a proper instrument of transfer, इसको फॉर्म नंबर SH4 लिख देना है, अनि लिखा हुआ है फॉर्म नंबर, ये देखो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, फॉर्म कौन सा है SH4, ये शेयर होल्डिंग का फॉर्म है SH, है ना, ये फिजिकल फॉर्म में जब आप सिक्योरिटीज यूज करते हो तो आप SH4 यहां पे भरेंगे, इसको ड्यूली स्टैम्प करेंगे, डेटेड रहेगा, एग्जीक्यूटेड रहेगा बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब वो बंदा जो अपने शेयर ट्रांसफर कर रहा है, एंड ट्रांसफर यानी कि वो बंदा जिसको शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट where the transfer is between persons both of whose names are entered as a holder of beneficial interest owner in the records of the deposit। अभी बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओनर क्या होता है मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर ऑल टुगेदर सेक्शंस है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओनर और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओनर, डोंट वरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी जब तक वो पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा आपको ये एक्सेप्शन नहीं समझेगा, जब वो कंसेप्ट पढ़ा दूंगा आप मेरे को कोई तो भी बच्चा है बस याद दिला दे कि सर सेक्शन 56 के वो अपने एक्सेप्शन को एक बार पढ़ाना है। ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओनर पढ़ा दूंगा, तब मेरे को एक बार याद दिला देना, ठीक है। तो स्पेसिफाइंग द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी मतलब द पर्सन टू हुम द शेयर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप SH4 भरेंगे, उसके अंदर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आप नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे और ऑक्यूपेशन बताएंगे, किसका, जो बंदा आपसे शेयर परचेस कर रहा है उसका, और ये आप डिलीवर कर देंगे कंपनी को। डिलीवर चाहे ट्रांसफरर कहे करे या ट्रांसफरी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ये ट्रांसफर अलॉटमेंट लेटर SH4 फॉर्म भर के आना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन along with the certificate relating to securities। अब मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, तो अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला है, यहां पर कोई सर्टिफिकेट मिला है आपको, तो वो सर्टिफिकेट के साथ आपको यहां देना है, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आपको यहां पर लाकर दे देना है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मजा आ गया आज तो पेपर पढ़ के, बच्चे बड़े खुश होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं अच्छा मार्क्स लाएंगे मेरे स्टूडेंट्स, सब फील आ रहा है अंदर से। I'm very happy. I just hope कि they all clear with flying colors। क्या हो गया भाई? एक मिनट, हाँ
ओके, जस्ट 1 सेकेंड मोर, मेरे को बस डेट्स देखने दो। अभी क्या चल रहा है? दिसंबर। ओके, परफेक्ट, वही चेक कर रहा था। ओके, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट रिलेटिंग सिक्योरिटीज, ये आपको समझ में आया? तो अगर आपको अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। प्रोसेस क्या है? आप उठाइए SH4 फॉर्म विथ फीस। आपको अच्छा एक और बात बता दूं SH4 फॉर्म के बारे में, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं। नहीं बेटा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट से मुझे कांटेक्ट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट से मुझे कांटेक्ट करना है अभी। ये फॉर्म देखने लायक है इसलिए बता रहा हूं। और ये फॉर्म आपको, मैं आपको इसका फॉर्म का थोड़ा लॉजिक भी बताऊंगा, बस आप मेरे को 2 मिनट दो। हाँ, कहाँ गया? आ क्यों नहीं रहा है? जिस 2 मिनट। हाँ, ये एक नया आया है, ये मैं तुमको बताऊंगा। इन्वेस्टर सर्विसेज जो दिख रहा है ना, ये भी नया है 2019, इसमें इसका अपडेट भी आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे यार, वो मेरे को फॉर्म क्यों नहीं मिल रहा है? 1 मिनट, चलो ठीक है यार, जब भी वो, इसका दिया है यार, मुझे देखना पड़ेगा मेरे को। बेसिकली मैं आपको ये फॉर्म दिखाना चाहता था, बिकॉज इसमें बहुत सारे ये थे मेरे को जो दिखाने थे आपको कि क्या क्या पूछते हैं। मैं, मेरे पास फिजिकल अगर वो अवेलेबल होगा तो मैं आपको उसका एक फोटो खींच के चैट ग्रुप में भेजूंगा, हाईलाइट करके जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास कुछ फॉर्म्स थे पुराने, मैं इसको चेक करता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, एक मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफर के केस में होता क्या है। सो मैं अगर कंपनी में शेयर परचेस करने जाता हूं, तो मेरे को एक शेयर सर्टिफिकेट या तो एक शेयर अलॉटमेंट लेटर मिलता है। उस पे वो, दैट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल विच प्रूव्स दैट आई एम द ओनर ऑफ दैट शेयर्स। नाउ व्हेन आई हैव टू सेल दोस शेयर्स, तो एक प्रोसेस मुझे फुलफिल करना पड़ता है। प्रोसेस क्या है? मुझे एक फॉर्म चाहिए रहता है, शेयर ट्रांसफर फॉर्म। ठीक है, मुझे इस फॉर्म को लेना है, और आई एम ट्रांसफरर, बिकॉज ये मेरे शेयर है, मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस एग्जाम्पल लेट अस से आई एम ट्रांसफरिंग इट टू पलक। मैं पलक का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और बहुत सारी डिटेल्स रहते हैं उसमें, वो उस फॉर्म में भरूंगा, अपने डिटेल्स भरूंगा, साइन करूंगा। और मेरा जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, और अगर शेयर सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिले, बहुत पुराने शेयर है, सपोज कंपनीज एक्ट 1956 के तब के शेयर है, तो अगर मेरे पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, तो शेयर अलॉटमेंट लेटर होगा। वो शेयर अलॉटमेंट लेटर को अटैच करूंगा, स्टेपल करूंगा, साइन करके, स्टैम्प करके, फोल्ड करके ये फॉर्म मुझे भेजना होता है एमसीए को। देन इट इज, और ये मेरे को कितने दिन में करना पड़ता है? विद इन 60 days ऑफ सेलिंग द शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज अगर पल्लव को ये भेजा है, तो आज से 60 days के अंदर आई शुड डू दिस एंटायर प्रोसेस, एंड द ट्रांसफर अलॉटमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इसको बोलते हैं, ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शुड रीच एमसीए along with the certificate। प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ पहले लोग करते थे पोस्ट से। कैसे करते थे? पोस्ट से करते थे। आया क्या? मिल गया क्या तुमको? अरे मिल गया, मिल गया, इसने भेजा है, रुको। कहाँ मिला तुमको? ऑनलाइन मिल गया क्या? मेरे को बताओ। SH4।
हाँ ये मिल गया ना। अरे टैलेंट है रे तुम लोगों में, बट दिस शुड, चलो ठीक है। ये देखो सिक्योरिटीज ट्रांसफर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें मैं बताता हूं तुम लोग को। ये देखो यहां पे क्या लिखा है, फॉर द कंसिडरेशन स्टेटेड बिलो ट्रांसफरर्स named do hereby transfer to the transferees named the securities specified below subject to the condition on which the said securities are now held by the transferers and the transferees do hereby agree to accept and hold the said securities subject to the conditions aforesaid। ये सिन नंबर कंपनी का रहेगा, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वेयर कंपनी इज लिस्टेड इफ इट इज लिस्टेड, जरूरी नहीं कि सारे कंपनी लिस्टेड होंगे। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, यहां पे आप लिखेंगे कि वो इक्विटी शेयर है कि मतलब प्रेफरेंस शेयर है, वॉट एवर इट इज, उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, अमाउंट कॉल्ड अप किस में से कितना है, कॉल्ड अप में से आपने पेड अप कितना किया है, इट हैज टू बी इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर आगे लेने वाला सोचेगा अच्छा मतलब ये शेयर लेते ही मुझे कंपनी को पेमेंट करना है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आप बताते हो कि कितना कॉल्ड अप है और यहां बताते हो कितना उसमें से पेड अप है, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आप ट्रांसफर कर रहे हो इन फिगर इन वर्ड्स, किस कंसिडरेशन पे कर रहे हो इन वर्ड्स इन फिगर्स, और उनके नंबर्स। अब नाउ यूजुअली व्हेन यू बाय शेयर्स फ्रॉम अ कंपनी यू गेट देम इन नंबर्स, फॉर एग्जांपल 101181 से लेके 101188 तक ये 7 शेयर्स आपके पास है। But sometimes what happens when you buy it from investors, investors may sell you half of their holding or part of their holding. You may get a lot of you may buy shares from multiple people. So कभी कभी ये जो distinctive numbers जो होते हैं ये सीरीज में नहीं रहते, ये सीरीज में नहीं रहते, आपको अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट भी इसके लिए इशू किए जा सकते हैं। तो आपको सारे नंबर्स यहां पे लिखने पड़ेंगे जितने भी आप सेल आउट कर रहे हो। देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड फोलियो नंबर ने, आप देखो ये ट्रांसफरर की डिटेल्स है, ये फोलियो नंबर आएगा, ये ट्रांसफरर मतलब जो ओनर्स है, ट्रांसफरर बोलते हो ओनर जिसके शेयर्स है। वैसे अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो यहाँ आदर्श जोशी आएगा, यहाँ पे मेरा साइन आएगा। फिर मैं नीचे लिखता हूं आई हियर बाय कंफर्म दैट द ट्रांसफरर्स हैज साइंड बिफोर मी। ये कौन बोल रहा है, विटनेस। यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल पलक को मैं अगर ये सेल कर रहा था तो हम एक काम करते हैं क्रिश को विटनेस बना लेते हैं। तो क्रिश का यहाँ पे साइन आएगा, क्रिश का नाम आएगा, क्रिश का एड्रेस आएगा यहाँ पे पूरा विथ पिन कोड, और क्रिश बोलेगा मेरे सामने ये एग्जीक्यूट हुआ है एंड नाउ दिस शेयर हैज बीन ट्रांसफर टू, यहाँ पे पलक का नाम, मदर, फादर, स्पाउस नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। ओके, एग्जिस्टिंग फोलियो नंबर अगर आपके पास है तो आप यहां लिख सकते हो, और आपका सिग्नेचर, ऑक्यूपेशन, सब कुछ यहाँ पे पलक का साइन। ये स्टैंप पे करना पड़ेगा बिकॉज ट्रांजैक्शन, इस पे स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। यहां पर आप कितने रुपए का स्टैंप ड्यूटी भर रहे हो ये भी आपको लिखाना है। और इसके साथ साथ आपके बुक्स में लिखा है एनक्लोज शेयर्स और डिबेंचर अदर सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म। इफ नो सर्टिफिकेट इज इशूड, अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशूड नहीं है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट। फिर इसके साथ साथ कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ ऑल द ट्रांसफरीज फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इफ एनी स्पेसिफाइड, ये पूरा भर के आप उनको देंगे। उसके बाद ये कंपनी, अब ये कंपनी में आ रहा है, ये जो फॉर ऑफिस यूज है ना, नाउ इट इज कमिंग टू द कंपनी। अब कंपनी इसको चेक करेगी कि सही है क्या, कॉल करके देखेंगे क्या आपने सही में ट्रांसफर किया, मैं कहूंगा हाँ, या लेटर लिखेंगे, या अगर नहीं कॉल कर नहीं लेटर लिख रहे तो मेरा साइन चेक करेंगे कि मेरा साइन उनके रिकॉर्ड में मैच हो रहा है कि नहीं। फिर वो चेक करेंगे, सिग्नेचर टैली करेंगे। देखो टैलीड मतलब क्या होता है, उन्होंने क्या किया, मेरे ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर देखा और मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर में सिग्नेचर देखा। अगर वो सिग्नेचर मैच हो गया, अगर वो सिग्नेचर मैच हो गया इसका मतलब हाँ आदर्श सर ने ही साइन किया है, तो टैलीड। यहां पे बोलूंगा टैलीड बाय, से फॉर एग्जांपल कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है हिरल, हिरल बोलेगी हिरल यस, हिरल बोलेगी आई टैलीड इट, हिरल बोलेगी चेक्ड बाय हिरल, सिग्नेचर टैलीड बाय, से फॉर एग्जांपल किसी और का नाम ले दो केविन, अप्रूवल डेट एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर वाइड ट्रांसफर नंबर, पावर ऑफ अटॉर्नी, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ऑन अ नंबर। ये सारे डिटेल्स रहेंगे। जब ये सारा डिटेल्स यहां पे आएगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि यू हैव रजिस्टर्ड द ट्रांसफर डीड और ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। इतना सब कुछ करना होता है फॉर ट्रांसफरिंग एनी शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, चाहे वो एक ही शेयर क्यों ना हो। दिस इज द फॉर्म, बहुत अमेजिंग फॉर्म है। अभी आपको पता चलेगा इसके बारे में।
यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, दिस फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स द शेयर विल बी टर्म्ड एज ट्रांसफर। नाउ से फॉर एग्जाम्पल आपने ये सारा डॉक्यूमेंट भरा, आपने अटैच किए डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब अटैच किया और आपने कंपनी के में हेड ऑफिस पे भेज दिया। बट व्हाट विल हैपन इफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज लॉस्ट और नॉट डिलीवर्ड टू द कंपनी? नाउ द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 56 सब सेक्शन 1, बंद ही हो गया। हाँ बेटा, मैं आपको वो बताने वाला हूं, डोंट वरी, डीमैट वाले में आपको शेयर बताऊंगा कैसे होता है। ओके, तो फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 states that whether instrument of transfer has been lost or the instrument of transfer has not been delivered within the prescribed period, the company may register the transfer on such terms to indemnify as the board may think fit। बोल रहा है कि अगर आपको ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मैंने भेजे, फॉर एग्जांपल पलक ने या आदर्श ने भेजे, बट कंपनी तक वो नहीं मिले, कंपनी को वो नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे 60 डेज के बाद पहुंचे, ये जो प्रिस्क्राइब पीरियड कितना है 60 डेज, 60 डेज के बाद पहुंचे, then the company will register the transfer on such terms as to indemnify as the board may think fit। In this case, company will do what it deems fit, it will either register or it will do whatever the company or board of directors may deem fit। तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर SH4 फॉर्म में डेटेड साइंड बाय ट्रांसफरर, ट्रांसफरी उसमें नेम एड्रेस ऑफ ट्रांसफरी, डिलीवर्ड विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ मतलब transaction and along with share certificate or letter of allotment। if it is lost then indemnify the transferor। now this entire process will not be required if you are transferring bonds issued by government company। now it is provided that provision of this subsection is in so far as it requires a proper instrument of transfer to be duly stamped and executed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of transferee, shall not apply with respect to bonds issued by a government company, provided that an intimation by the transferee specifying his name, address and occupation has been delivered to the company along with the certificate relating to the bond, and if no such certificate is in existence, along with letter of allotment of bond। now I want you guys to tell me the reason why is it is not required for us to stamp execute this transfer document for government bonds। 2 मिनट सोचो, आपको बहुत अच्छा लॉजिक्स का समझ में आएगा, कॉमन सेंस। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, शेयर्स नहीं है, बॉन्ड्स है, इट्स अ डेट सिक्योरिटी। क्वेश्चन ये है, व्हाई इज अ बेनिफिट इज गिवन in case you are trying to transfer bond of a government company। अदर कंपनी के बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, सिक्योरिटीज हो, शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर करना पड़ता है, स्टैम्प करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, भेजना पड़ता है विद इन 60 डेज, उसके बाद वो रजिस्टर होता है। बट अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रांसफर करना चाहते हो तो उस केस में आपको ये स्टैंपिंग, एग्जीक्यूशन और ये सारा आपका खर्चा और ये सारा आपका टाइम और एफर्ट्स क्यों बचाया जा रहा है? नहीं 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 नहीं, अरे अरे क्या बोल रहे हो आप लोग? स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा गवर्नमेंट क्यों उठाएगा? अरे स्टैम्प ड्यूटी तो ट्रांसफर ही भरेंगे ना भाई। पीपल डूइंग द ट्रांजैक्शंस विल पे स्टैम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट काय को पे करेगा? इट इज देयर टू प्रोवाइड बेनिफिट
to people who give loans to government. It is to promote government bonds. It is to give advantage to government bonds, ताकि more and more people will be interested in funding the government projects. Government will not have to borrow money from other countries or foreign banks or from Indian banks, because people will be more than happy to invest into bonds. उनको पता है it is easily transferable, no stamp duty will be required, no execution will be required, and minimum hassle में आप bonds को transfer कर सकते हो. So more and more people will be interested in buying the bonds. More and more people will be interested in investing in the bonds. और आपको fact बताता हूँ, you go and research in the market. The moment government declares any kind of bonds, they always go oversubscribed. People are lining up like crazy to buy government bonds. Yes. Investors भी नहीं है वो, उनके काइंड ऑफ लोन जिनसे आप लेते हो, मिलते नहीं है ये बॉन्ड्स बाहर, लोग बेचते भी नहीं है. ठीक है. फर्दर, the provision of section 56 subsection 1 shall not apply to a government company in respect of securities held by nominees of the government. So अगर गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी के नॉमिनीज, ऑफ कोर्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उनके कोई ऑफिसर्स हो गए, अगर वो लोग अपने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो उन लोगों को भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. मतलब गवर्नमेंट ने खुद को ही छूट दे दी, जा जा आदर्श जा जी ले अपनी जिंदगी, मैं खुद को बोल रहा हूं, ये वैसा वाला बात हो गया. कि गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को बोल रही है कि तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट. The above exceptions are applicable to government company which has not made any default under section 137 and 92. Yes, correct. I 100% agree with Krish. ये रिस्क फ्री होता है और आप देखेंगे तो रिटर्न्स भी इसमें अच्छे होते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए. करेक्ट, आई एग्री. एंड ऑल्सो सम एडेड एडवांटेज कि आपको ट्रांसफर में कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ता. पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स नॉट अफेक्टेड बाय सेक्शन 56(1). अब देखो, ट्रांसफर की बात तो हो गई, अब मैं बात करता हूं ट्रांसमिशन की. सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 बताता है द पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर shall not be affected by the provision contained in section 56 subsection 1. Accordingly, the company is empowered to register if it receives an intimation of transmission of any right to securities by operation of law from any person to whom such rights has been transmitted. In other words, there is no need for submission of instrument of transfer in case of transmission of shares. वो बोल रहा है कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है, उसके प्रोविजन में क्या लिखा है, उसको ज्यादा महत्व मत दो. ठीक है. कीपिंग दैट असाइड, keeping that aside, a company will have a power to register the transmission of share. अब मैं आपको बताता हूं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कैसे होता है. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है इन द, से फॉर एग्जांपल, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन. मिस्टर ए, he has 500 shares in a company ABC Limited. Okay. Now, scenario number 1. If Mr. A wants to transfer or sell these shares, उसको SH4 भरना पड़ेगा, प्लस शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और फीस भरना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा विद इन 60 days. And then this will be registered by the company.
वो भी कब? आफ्टर मैचिंग द सिग्नेचर एंड आफ्टर कंफर्मिंग एवरीथिंग, तब। सिनेरियो नंबर 2, ये क्या है? मिस्टर ए की डेथ हो गई, ए डाइड। इन दिस केस व्हाट हैपेंस? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए विल टेक ओवर द शेयर्स, ये टेक ओवर कर लेंगे शेयर्स को। Now these legal representatives, what they will do, they will approach the company and they will only intimate about the transmission या death of the Mr. A। मतलब उनको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ए मर चुका है और मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, बस, और कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक दो ही चीज प्रूव करना है, ए की डेथ हो चुकी है और आप उसके लीगली अपॉइंटेड लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, बस। इसके बाद एज पर सेक्शन नंबर 56 सब सेक्शन 2, कंपनी विल ऑटोमेटिकली रजिस्टर। ऑटोमेटिकली रजिस्टर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। एक बेनिफिट यहां पर है जो आप लोग को पकड़ के लाना है। देयर इज वन खतरनाक वाला बेनिफिट दैट इज देयर फॉर ट्रांसमिशन विच इज नॉट देयर फॉर ट्रांसफर। यहां पर यू हैव टू पे स्टैंप ड्यूटी। यहां पर नो स्टैंप ड्यूटी। ये एक बेनिफिट है। करेक्ट, समझ में आया? एक बार देखो समझ में आया क्या? ओके। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफरर अलोन। अब हमने ये भी देखा कि पार्टली पेड अप शेयर भी ट्रांसफर होता है, तभी तो जब मैंने आपको फॉर्म SH4 बता रहा था उसके अंदर ये भी लिखा था कि हाउ मच इज व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू, व्हाट इज द कॉल्ड अप वैल्यू एंड व्हाट इज द पेड अप वैल्यू। अगर आप ये पूछ रहे हो इसका मतलब आप फुल्ली पेड अप शेयर नहीं, पार्टली पेड अप शेयर्स भी ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो तो शक मुझे नहीं है। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफरर अलोन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सब सेक्शन 3। अब ये बहुत शांति से सुनना, इसमें बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। आप मुझे इसका रीजन बताएंगे, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, इसका लॉजिक आप मुझे बताएंगे। When an application is made by the transferor alone and relates to partly paid up shares, the transfer shall not be registered unless the company gives the notice of the application in such manner as may be prescribed to the transferee and the transferee gives no objection to the transfer within 2 weeks from the receipt of the notice. What according to you should be the logic behind this? Easy है, बहुत easy है, जल्दी बोलो। बहुत इजी है, कॉमन सेंस रादर। वेरी गुड प्रदीप, क्योंकि लाइबिलिटी इन्वॉल्व है। दिस इज नॉट असाइनमेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट कपल्ड विद द ऑब्लिगेशन। क्या हो रहा है यहां पे? आप पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो और आपने देखा, कंपनी ने देखा कि एप्लीकेशन पे ट्रांसफरर का साइन है, ट्रांसफरी का नहीं है, and you are transferring partly paid up shares, यानी कि the person to whom the shares are transferred is going to be liable for unpaid value of share. He should have been communicated about that. He should be ready to take up that responsibility. We should confirm whether that guy understands what he is getting into, and that is the reason अगर transfer alone कोई application करता है, that too for registration of partly paid up shares, तो कंपनी सबसे पहले ट्रांसफरी को कांटेक्ट करेगी और पूछेगी कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू बाय पार्टली पेड अप शेयर्स, बिकॉज वी मे कॉल अपॉन यू एनी टाइम टू पे द बैलेंस।
or in the event of winding up of the company, you can be called upon to pay the balance that is unpaid on those shares. So are you sure you want to purchase the shares? Then the transfer is going to give you a no objection certificate ki yes, I am ready and willing to take up that responsibility, and this has to be done within 2 weeks of the receipt of the notice. This has to be done within 2 weeks of the receipt of the notice. Subscribing to the above position, Rule 11 sub Rule 3 of the company's share capital debenture rules states that a company shall not register a transfer of partly paid up shares unless the company has given a notice in form SH5 to the transferee and the transferee has given no objection to the transferor for the transfer within 2 weeks from the date of receipt of the notice. Okay, अगर आपका confirmation मुझे नहीं आया, I will not register transfer because what will happen, कल को हो सकता है आप अपने हाथ खड़े कर दे और बोले कि मैंने कभी हाँ बोला ही नहीं था ये ट्रांसफर के लिए. अगर आप फुल्ली पेड अप शेयर ट्रांसफर कर रहे होते ना, मैं ये मेहनत करता ही नहीं. क्यों? Because no liability was attached, but because this is a partly paid up share, now liability attached hai, and hence I will have to take a confirmation. It will happen in form SH. Let us take an example. Himanshu has received a notice from Chaitanya Progressive Books Private Limited on 7th August 2019 intimating that Shefali has submitted a transfer deed duly signed by her for transfer of 500 partly paid up shares, 6 paid up out of face value of 10 per share in his name. Himanshu as transfer, he must raise his objection to the proposed transfer of partly paid up shares latest by 21st of August 2019. ये कैसे आया 21st of August? आप 7th of August से कितने दिन गिनेंगे? 2 weeks. 7th of August से 2 weeks. 2 weeks यानी 14 days. अब देख लो 7 के बाद 14 days कब होते हैं? तो 7 + 14 इज इक्वल टू 21. तो यहां पे 21 अगस्त आपका ड्यू डेट आ. कैसे कैलकुलेट हुआ ये? 2 weeks फ्रॉम 7th of August 2020. समझा? यस. Now time period for delivery of certificate. अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दो. दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. Section 56 subsection 4 states the time period for delivery of certificates. Accordingly, every company shall, unless prohibited by any provision of law or any order of court, tribunal or other authority, deliver the certificates of all securities allotted, transferred or transmitted. Allotted, transferred or transmitted in the case of subscribers to the memorandum within 2 months from the date of incorporation. In the case of any allotment of any of its shares by the company within a period of 2 months from the date of allotment. In the case of transfer or transmission of securities within a period of 1 month from the date of receipt of any of the by the company of the instrument of transfer or intimation of transmission, and in case of any allotment of debenture within a period of 6 months from the date of allotment. याद करना है आपको, ये चार्ट आपको याद करना है. ठीक है? अगर एक कंपनी अगर अलॉट कर रही है शेयर्स, या ट्रांसफर कर रही है, या ट्रांसमिशन कर रही है, ओके, तो इनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने पड़ते हैं. सर्टिफिकेट बराबर है. एज द केस में भी अगर आप सब्सक्राइबर्स को कर रहे हो, सब्सक्राइबर्स यानी कि आप जिन लोगों ने आपके कंपनी का नाम, कंपनी के मेमोरेंडम में अपना नाम लिखा है, तो विद इन 2 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन. लिखिए मेरे साथ, याद होना चाहिए आपको. 2 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हो, अब देखो अलॉटमेंट किसका है, ये ध्यान से देखो. अलॉटमेंट ऑफ इट्स शेयर्स बाय अ कंपनी, एनी ऑफ इट्स शेयर्स. अलॉटमेंट किसका हो रहा है?
शेयर्स का। डिबेंचर है क्या यहां पे? मैं डिबेंचर बोल रहा हूं क्या? नहीं, डिबेंचर नहीं है यहां पे, डिबेंचर नहीं है यहां पे, शेयर्स की बात मैं कर रहा हूं। विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट। थर्ड, ये क्या है? ये ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ये आएगा विद इन, ध्यान से देखो क्या है, 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ, 1 month फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ ट्रांसफर, और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया अभी, ट्रांसमिशन के लिए आपको सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 बोलता है कि सिर्फ इंटीमेट कर दो, सिर्फ बता दो कि मिस्टर ए की डेथ हो गई और आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बाकी हम समझदार हैं, हम समझ गए, हम अपने आप कर देंगे। इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन कौन इंटीमेट करेगा? लीगल हेयर्स इंटीमेट करेंगे कि भाई ये टपक गया है, अब तुमको पता है, डू द नीडफुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, विद इन 6 months, डिबेंचर केस में आपको टाइम दिया है फ्रॉम अलॉट। एनी क्वेश्चन एनीवन? किसी को कोई डाउट है कि कौन से शेयर या सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स का कौन सर्टिफिकेट कब तक देना पड़ता है? किसी को डाउट है तो अभी पूछो, क्योंकि मैं आपको सवाल पूछूंगा, और अगर इसमें किसी ने गलती की तो फिर देख लेना। डाउट है तो अभी पूछो, नहीं तो फिर मैं सवाल पूछूंगा, रेडी हो जाओ। लिख लिया? पूछू सवाल? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लिख लो लिख लो लिख लो। हम्म, डन। अब मैं आपको सवाल पूछूंगा, नो चीटिंग, बुक्स बंद कर दो, एंड नाउ आंसर मी प्रॉपरली। ओके, यू इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या एबीसी लिमिटेड, से फॉर एग्जांपल, and memorandum of association was submitted on 1st of August 2021. Subscribers purchased or applied for securities on 10th of August 2021. Okay, then 15th of August 2021 को securities were allotted.
इन लोगों को शेयर सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर विच डेट मिल जाना चाहिए, इश्यू हो जाना चाहिए। गायब किधर हो गया, अभी रुको रे, गायब कहां हो रहे हो? बाय व्हाट डेट? अब कोई चीटिंग नहीं करेगा, अब अपने बुक में मत देखो, उतना ईमानदारी करो थोड़ा। बिफोर, ऑन और बिफोर 10 अक्टूबर 2021, सबने यही बोला? कोई तो 1 अक्टूबर बोल रहा है। 1 अक्टूबर बोल रहा है कोई। 1 अक्टूबर भी बोला किसी किसी ने। 1 अक्टूबर का लॉजिक बताएगा कोई मुझे? 1 अक्टूबर कैसे? तनु, प्रदीप, तेजस्वी, हाउ कम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, ये हुई ना बात। फोन डेड हो गया, फोन डेड हो गया, दिमाग डेड हो गया कि मतलब कौन डेड हो गया मेरे को तो नहीं मालूम, बट मेरे को इतना जरूर मालूम है कि मेरे बच्चे अगर अभी फिजिकली मेरे सामने होते तो पक्का डेड हो गए रहते। लिविंग 3, सिर्फ केवल 3 लोग अगर जाग रहे हैं, बाकी लोग तो सिर्फ कंचा खेल रहे हैं। क्या लिखा है यहां पे? विद इन 2 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब बता तो मेरा क्वेश्चन, when was the memorandum of association submitted? On 1st of August 2021. Is submission of memorandum, I repeat, एकदम शांति से सुनना और फिर बोलना, is submission of memorandum equal to incorporation of company? बिकॉज मेमोरेंडम सबमिट करते हैं इज द स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, देन it takes a little bit of time, we give them information, their information is gets checked and then company gets incorporated. बट सर आपने यहां पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी नहीं दी। whenever such thing happens that you are not given date of incorporation, date of registering MOA should be assumed as date of incorporation. देखो, why? Because usually practically what happens is you reserve a name first and then you apply in spice form, and when you apply in spice form with all the correct details, the documents are submitted, nothing is pending from your side. Then later on you receive a mail from MCA that your company has been incorporated and certificate of incorporation आता है, उसमें date लिखा होता है. So more or less it is near date of submission of form. अब क्योंकि आपको मैंने इनकॉर्पोरेशन का डेट नहीं दिया था, यू विल अज्यूम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए एज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 1st ऑन और बिफोर 1 अक्टूबर 2021. यस, दैट इज करेक्ट प्रदीप. पहले क्वेश्चन में बहुत सारे लोग शहीद हो गए, लेकिन I will give you one more chance. Good morning. I will give you one more chance. Let's see whether you guys can do it this time. Now, after incorporation, your company issued preference shares.
प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, 5, अब कोई बुक नहीं देखो, अब अगर आप बुक देख के आंसर दोगे ना तो मजा नहीं आएगी गेम में। मैंने पढ़ने का टाइम दिया था सबको, पढ़ने का टाइम दिया था, पढ़ा था आपने, लिखा आपने अपने हाथ से सारे 4 पॉइंट। तो बार बार बुक मत देखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने मेमोरी पे डालो, गलती करो, ताकि गलती किया हुआ आदमी को ज्यादा याद रहता है। चीटिंग करने से ज्यादा गलती किया हुआ याद रहता है, तो गलती करो, ठीक है, चीटिंग नहीं करने का। ऑन 5th of February 2021 prospectus was issued. Okay, on 10th of February 2021 application was made for subscribing of securities, and on 15th of February 2021 allotment was done. Okay, by what date certificate of preference share should be issued? Before which date? दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता, वो वाला सीन हो गया तुम लोग का। आंसर आ रहा है फिर भी बोलने को कतरा रहे हो। क्या लिखा भाई लोगों ने? बिफोर 15th of April। सभी लोग सहमत है इससे? 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। चलो देखते हैं। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट शेयर्स बाय द कंपनी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो शेयर्स में प्रेफरेंस इक्विटी दोनों आ गए विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ओके, फिर आपको और पैसे की जरूरत थी, फिर आपको और पैसे की जरूरत थी, तो आपने क्या किया, डिबेंचर्स इशू किए। अलॉटमेंट आपने किया ऑन 10th of March 2021। मुझे बताइए डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट कब तक दे देना चाहिए? यूनानिमस रिजोल्यूशन पास्ड। आंसर पढ़ के ना एकदम ऐसा बाप रे बाप हो जाता है एकदम, मतलब क्या बोलूं अभी, क्या बोलूं मैं। क्या डेट आ रही है? कोई कह रहा है 10 सितंबर, कोई कह रहा है 6 मंथ, कोई कह रहा है, अरे डेट मत, डेट उड़ा दी रे, बीच में किसी ने मैसेज उड़ा दिया। किसने मैसेज डिलीट किया? 1 मिनट, डिलीट फॉर एवरीवन। अबे ये तो चीटिंग है यार तुम लोग। मैंने अब भी देखा, कोई कोई अगस्त भी बोला था किसी ने। क्या चीटर्स हो गए तुम लोग? कौन चीटर है, क्या चीटर है रे, बाप रे बाप। सर देख लेंगे बोल के कट से डिलीट मारा। देखा अरे मेरा आंसर वैष्णव, डिलीट डिलीट डिलीट। ये डिलीट अलाउड नहीं है यार, डिलीट अलाउड नहीं। व्हाई आर यू अशेम्ड? व्हाई आर वी अशेम्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स मैन? व्हाई आर वी अशेम्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक? वी आर हियर टू लर्न, वी आर हियर टू मेक मिस्टेक्स। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर में वी गेट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 6 months। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो बिफोर 10th September 2021। नाउ वन ऑफ द शेयर होल्डर जिसके पास हमारे प्रिफरेंस शेयर्स थे, ही ट्रांसफर्ड हिज प्रिफरेंस शेयर ऑन 10th of August 2021।
एंड ही SH4 फॉर्म उसने सबमिट किया ऑन 10th of September 2021. The form was registered by the company on 15th of September 2021. Share certificate must be given before which date. देखना नहीं, चीटिंग नहीं करना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं. Preference share was transferred on 10th of August 21. SH4 form along with transfer document along with all the supporting documents, sign, everything was submitted on 10th of September to the company, and the company registered it, verified and registered it on 15th of September 21. When will a new share certificate be issued? कुछ लोग बोल रहे हैं बिफोर 15th of October 2021. 15th of October. Interesting. कुछ लोग बोल रहे हैं 10th of October where SH4 form was filled. 10th, 15th. Okay, let us, I think there is just दो ही डेट में कंफ्यूजन है. So let us clarify. ट्रांसफर का केस है ये, पहली बात इसमें आएगा. Within a period of 1 month from the date of receipt by the company of the instrument of transfer or intimation of transfer. क्या बोला है? अब ईमानदारी से बताना, जो लोग 10 बोल रहे थे उनमें से कितने लोगों ने मां कसम खा के ईमानदारी से बोलना बिना बुक में देखे ये किया है? बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस, इन माई पास्ट बैचेस, नॉट मोर देन 1 out of 30 और 40 स्टूडेंट और 2, मतलब एक आध बैच में 2 या 3, इसके ऊपर सही आंसर्स नहीं है. And the same was happening in this class as well, almost, when suddenly Palak started giving 10th, then Kevin, then Tanu and Krish, and then suddenly people started giving 10th as an answer. तो ईमानदारी से बताना कि देख के लिखा या बिना देखे लिखा. खोली भी नहीं. ओके, मुझे बताइए क्या लिखा है यहां पे. within a period of 1 month from the date of receipt or by the company of instrument of transfer. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आपको मिला है 10 सितंबर को, यहां से 1 मंथ यानी कि बिफोर 10th of October 2020. बिना देखे लिखा सबने. समझ में आया वाई 15th इज नॉट द आंसर एंड 10th इज द करेक्ट? आपको क्या दिखना है? रिसिप्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. देन वन ऑफ द डिबेंचर होल्डर one of the debenture holder died. ठीक है. he died on 15th of September 2021. Intimation was given to the company on 20th October 2021. And the company registered this intimation on मतलब कंपनी को ये इंटीमेशन मिला, कंपनी ने इसको, जो कंपनी डिड द नीडफुल, कंपनी ने रजिस्टर में इसको कब डाला? 23rd of October 2021. अब मुझे बताइए डिबेंचर सर्टिफिकेट should be provided before which date? डिबेंचर है ये, शेयर नहीं है, डिबेंचर है.
डिबेंचर, करेक्ट सर। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज सारे एक जगह पर है। सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं इक्विटी शेयर, इनके अंदर आते हैं प्रेफरेंस शेयर, इनके अंदर आते हैं डिबेंचर, इनके अंदर बहुत कुछ आता है। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन ए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से आप जाकर ले सकते हो, सेक्शन 2 क्लॉज एच, बहुत बड़ा डेफिनेशन है। एंड डिबेंचर्स आर आल्सो फॉर्म पार्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो अगर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन हो रहा है तो द मोमेंट इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वाज गिवन, intimation of transmission was given on 20th of October, 20th of October के 1 month के अंदर, 1 month, तो बिफोर 20th November 2020। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल लिखे आपने? एग्जाम्पल लिखे क्या? देखा कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसपे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कि आपको बार बार बुक देखनी पड़ रही है। जल्दी बताओ, देखिए क्या लिख लिए क्या सब लोगों ने? यस, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक बार रिवाइज करा दूं। Subscribers within 2 months of incorporation, allotment within 2 months of allotment in case of shares, within 6 months of allotment in case of debentures। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन चाहे फिर शेयर का हो या सिक्योरिटी का हो या डिबेंचर का हो, विद इन 1 month ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। वी विल नॉट मेक एनी मिस्टेक हियर नाउ, ओके। इतना पार्ट समझ में आया? मैं इसको और एड ऑन करूं, आगे चलूं? सारे लोगों ने ये चार्ट बना लिया, सब लोगों ने ये एग्जाम्पल लिख लिए? यस, अब आता है आगे। ना कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर व्हाट इफ वी डोंट हैव सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म, व्हाट इफ वी आर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि डीमैट फॉर्म। So according to a proviso of section 56 subsection 4, where the securities are dealt with in depository, the company shall intimate the details of allotment of securities to depositories immediately on allotment of such security। The moment आपने securities allot किए, तुरंत depositories को बता दो and instantly they will notify। Transfer of securities of deceased person by his legal representatives according to section 56 subsection 5, the transfer of any security or other interest of a deceased person in a company made by his legal representatives shall, even if the legal representative is not a holder thereof, be valid as if he had been the holder at the time of execution of instrument of transfer। ध्यान से देखना। Say for example, Mr. A has 500 equity shares in a company, okay। He dies in a road accident। What happens is legal representative of A receives the, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए बेसिकली इसको क्या करना चाहिए, अब इंटीमेट कर देना चाहिए कंपनी को दैट मिस्टर ए हैज डाइड। इंस्टेड ऑफ इंटीमेटिंग द कंपनी दैट मिस्टर ए हैज डाइड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डायरेक्टली ट्रांसफर करने की कोशिश करता है शेयर्स टू मिस्टर बी। Will this transfer be held valid? Because please understand, as per company, Mr. A is the owner, and who is transferring the shares? Legal representative of A. Should this be allowed? Technically no, but the law has allowed it। Law कहता है कि yes, it will be allowed। It will be assumed that legal representative of A was owner at the time of filing of instrument of transfer। देखो समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। he is not getting it transmitted in his own name, rather he is directly selling it to some third party for cash। Let's take an example। Richa Daniel, after having obtained succession certificate
succeeded to 7,000 shares of rupees 100 each allotted to her late father Alexander Daniel by Speed Software Limited. To pay off the debt of her cousin Stesley, she wants to transfer whole of 7,000 shares to her on the basis of duly stamped instrument of transfer which has been signed by her as well as Stesley. यानी कि ट्रांसफर ही दोनों ने साइन कर लिया. Accordingly, she has delivered the required document to the company for transfer of share. You tell me whether this transfer of share will be accepted by the company or not. वापस बताओ. ठीक है, ये केस देखो, यही केस समझ में आ जाएगा आपको. 56 सबसेक्शन 5 क्या हुआ है? Alexander Daniel held 7,000 shares in Speed Software Limited. लेकिन उनकी डेथ हो जाती है. डेथ के केस में 7,000 शेयर सक्सीड होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अलेक्जेंडर डैनियल, जिसका नाम रहता है रीचा डैनियल, उसकी डॉटर. रीचा डैनियल वांटेड टू सेटल अ डेट, स्टेस्ली, उसके कजिन की डेट उसको चुकानी थी. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द शेयर्स in her own name, she directly started transferring them into the name of Stesley Limited, Stesley, by signing the transfer document as if she is the transferor. Will this transaction be accepted by the company? So as per section 56 subsection 5, yes, transfer of security of deceased person by legal representative is valid and acceptable. It will be assumed that Richa Daniel was the owner at the time the instrument of transfer was signed. Even though she was not, it will be assumed as if she is. Now, in case of specified IFSC public or private company, after the proviso of section 56 subsection 4, the following proviso shall be inserted. जो आगे मैं पढ़ने वाला हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को अप्लाई होता है और किसी कंपनी को नहीं. Provided further that a specified IFSC public or private company shall deliver the certificate of all securities to subscribers after incorporation, allotment, transfer or transmission within a period of 60 days. Within a period of 60 days. देखो एक बार समझ में आ रहा है क्या? ये जो 54 आपने पढ़ा ना, सेक्शन 54, 56 सब सेक्शन 4, ये आपने नॉर्मल कंपनी के लिए पढ़ा. लेकिन अगर इसकी जगह आईएफएससी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो यहां पर 2 months, 1 month, 6 month की जगह आप क्या लिखेंगे? हर जगह लिखेंगे 60 days. अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 months एंड 60 days? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन 2 months एंड 60 days? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन 2 months एंड 60 days? जल्दी से बताइए. Yes, there is a difference. 2 months may have more or less than 60 days. More or less than 60 days. ठीक है? हाँ. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स गो टू next. In terms of section 56 subsection 5, the company on receipt of duly stamped instrument of transfer along with requisite share certificate of and succession certificate shall transfer the shares in the name of Stesley. Thus, even though Richa Daniel, the legal representative of Alexander Daniel, is not a holder of 7,000 shares as per register of member of the company, the transfer effected by her in favor of her cousin Stesley is valid transfer as if she had been the holder of the securities at the time of executing the transfer. As an alternative, Richa Daniel may choose to get herself registered as a holder of 7,000 shares, in which case she will make an application to Speed Software Limited. Such application shall be accompanied with share certificate and succession certificate. There is no need to submit instrument of transfer or transfer deed in case of transmission. This is so because transfer deed cannot be signed by deceased person as transferor.
On receipt of these documents, the company shall scrutinize them, and if found in order, it shall proceed to enter the name of Richa Daniel in the register of members. Consequently, the name of the deceased person, Alexander Daniel, shall be deleted. Further, new share certificate will be issued in the name of Richa Daniel, the legal representative of Alexander Daniel, within a period of जल्दी बोलो, जल्दी कितने दिन में, जल्दी बताओ, विद इन अ पीरियड ऑफ व्हाट, अब भी पता है मैंने आपको, 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, ये यहां पे 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। तो दो ऑप्शन रीचा के पास है, एक तो डायरेक्टली स्टेस्ली को बेच सकती है, अगर वो डायरेक्टली स्टेस्ली को नहीं बेचना चाहती तो वो इंटीमेशन देकर सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखाकर अपने नाम पर भी उसको ट्रांसफर कर सकती है, एंड विद इन 1 month ऑफ सच इंटीमेशन शी विल बी गेटिंग न्यू शेयर्स ट्रांसफर्ड टू हर। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? मैंने कहा था थोड़ा सा धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे आप देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रही है ना, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रही है। बेटा डीमैट वाला नहीं समझा बेटा, अगर आपकी कंपनी के शेयर्स डीमैट फॉर्म में हैं तो अगर आप शेयर अलॉट कर रहे हो तो उसका आपको ये भेजना पड़ेगा एनएसडीएल सीडीएसएल को, उसका रिपोर्ट उसकी फाइल करनी पड़ेगी, जिसके बेस पे वो अपना रिकॉर्ड्स में अपडेट कर देंगे आपके नए शेयर्स। ठीक है, एक सेकेंड ना, एक मिनट ना, जब कुछ ढूंढो तो मिलता नहीं ना तो बड़ा दिमाग खराब होता है मेरा। आईएफएससी हर बार आता है कुछ अलग ट्रीटमेंट लेके, बेटा उसका काम ही वही है, उसका काम ही वही है। आई एम गेटिंग अ हंच बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को
एक मिनट, अब मेरे को बस ये पॉइंट नोट डाउन करने तो जो मेरे दिमाग में आया है, फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करूंगा और कल आप लोग को बताऊंगा। ठीक, मैं चेक करके तुमको बताता हूँ। हम्म, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा मेरे को, मैं करता हूँ इस पे। मैंने लिख लिया है पॉइंट में अपने पास, उसको मैं बाद में रिसर्च करके आपको मैं बताता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। सर डीमैट वालों को कोई फॉर्म और स्टैम्प ड्यूटी नहीं रहता क्या? बेटा जब आप बेटा आप जब एसटीटी पे करते हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपको पे करना पड़ता है वाइल ट्रांसफरिंग शेयर्स ऑनलाइन। नहीं 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 प्रदीप, आपको किसी कंपनी को इंटीमेट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे जाओ, डीमैट अकाउंट से परचेज सेल करो। नो नीड टू इंटीमेट एनीवन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, अब जब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। कल आपको डेफिनेटली बताता हूं। चलिए आगे देखते हैं केसेस ऑफ ट्रांसमिशन। इन द फॉलोइंग केसेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर shall take place: death, where the shareholder expires, his share need to be transported legal representative; insolvency, when the shareholder becomes insolvent, his shares are transmitted to official receiver; and lunatic, in case of shareholder becomes lunatic, his shares are transmitted to his administrator appointed by court. तो डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड ल्यूनेसी, ये तीन चीजें हैं जब आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। आपको सिर्फ इंटीमेशन देना है और आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएंगे टू योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल रिसीवर और एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 6, where any default is made in complying with the provisions of subsection 1 to 5, the company and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 50,000 rupees. ये देख लेना, इसके आगे बहुत कुछ था वो काट दिया गया है अब। डिपॉजिटरी, अगर एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 7 it states that where any depository or depository participants with an intention to defraud a person has transferred shares, it shall be liable under section 447 along with the liability mentioned under Depositories Act 1996. तो अगर आपने अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का नोटिस दे दिया टू योर डिपॉजिटरी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपके डिपॉजिटरी ने ढंग से काम नहीं किया और अलॉटमेंट ऑफ जो आपने किया वो उन्होंने नोट डाउन नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट में आपके शेयर्स कम या ज्यादा डील होने लगे, तो ऐसे केस में डिपॉजिटरीज के ऊपर 447 में सजा चालू हो जाएगी। 447 विल अप्लाई टू सच डिपॉजिटरी। ओके, लास्ट पॉइंट फॉर द डे, फोर्ज्ड ट्रांसफर, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ओके, अ फोर्ज्ड ट्रांसफर इज नलिटी, दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग. Forced transfer takes place when a company effects transfer of shares on the basis of instrument of transfer containing forged signature of transferor. Is it possible for the transferee to force transfer to acquire ownership of shares containing the instrument of transfer? The answer is no. At the same time, the transferor, who is the real owner, continues to be the shareholder, and accordingly, the company can be forced by him to delete the name of the transferee and to restore his name as the owner of the share in register of members.
What will happen if the transferee of forged transfer transfers the shares to another buyer who does not know about the forgery, and the company also registered the transfer in the name of new buyer and endorses the share certificate? In fact, the company cannot deny the ownership right of new genuine buyer, but it can also not deny the ownership right of original shareholder, because forged transfer is void ab initio, and therefore the company has to restore his name. While restoring the name of the original shareholder, the company may be asked to compensate the new genuine buyer who exercised good faith in purchasing the shares. As a remedy, the company may get itself indemnified by the first transferee who used the forged instrument of transfer to get the shares transferred in his name. With the dematerialization process coming a necessity, in case of unlisted public companies, they are required to dematerialize all their securities as per rule 9A, जो हमने last chapter में पढ़ा. The chances of forgery are very thin or almost negligible. Though private companies are not required to dematerialize their securities, but due to limited number of shareholders, the company can exercise caution and easily detect a forgery, if at all it is going to happen. So that is there. अभी आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बोल रहा है. फोर्ज्ड ट्रांसफर का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल मेरे शेयर्स आप मेरी साइन कॉपी करके अपने नाम पे करना चाह रहे हो, तो लॉ कहता है कि यू कैन नॉट फोर्ज अ ट्रांसफर. अगर आपने मेरी साइन कॉपी की और आपने ट्रांसफर चालू ट्राई किया, कंपनी शुड नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर. बट अगर गलती से कंपनी ने रजिस्टर कर लिया और बाद में पता चला कि ये तो फॉर्जरी थी, तो आई दैट ओरिजिनल ओनर कैन फोर्स द कंपनी टू डिलीट द नेम ऑफ दैट फोर्ज्ड ट्रांसफर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल से क्रिश ने मेरा साइन कॉपी कर लिया और मेरे शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिए. आई विल बी एबल टू अप्रोच द कंपनी एंड कैंसल क्रिश नेम और एड बैक माई नेम. सर व्हाट विल हैपन इफ योर नेम इज मतलब डिलीटेड एंड क्रिश का नाम आ गया और क्रिश ने इसको आगे ट्रांसफर कर दिया प्रदीप को, और आज के डेट में प्रदीप का नाम है, प्रदीप इज अ जेन्युइन बायर, उसको पता ही नहीं है कि कृष्ण ने फोर्स करके शेयर्स अपना हासिल किए. अब कंपनी फंस जाती क्योंकि प्रदीप भी जेन्युइन है, मैं भी जेन्युइन हूं. क्या करें? तो कंपनी को प्रदीप का नाम काट के वापस आदर्श का नाम लिखना पड़ेगा, बट कंपनी विल हैव टू कंपेंसेट प्रदीप. अब आप बोलोगे सर इसमें कंपनी की क्या गलती है, फ्रॉड तो कृष्ण ने किया है. तो कोई बात नहीं, सुनो. कंपनी विल पे टू प्रदीप एंड देन कंपनी विल इंडेमनिफाई इटसेल्फ फ्रॉम क्रिश. देखो समझ में आया. फोर्ज का मतलब होता है सिग्नेचर कॉपी करना. तो अगर मेरी सिग्नेचर आप कॉपी कर रहे हो और झूठ बोल के मेरे शेयर्स परचेस करने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपका नाम हटवा दूंगा. लेकिन इससे पहले कि मुझे पता चले अगर आपने ये शेयर मेरे से फोर्ज करके खरीदे और किसी और को जेन्युइनली बेच दिए, तो कंपनी को उस जेन्युइन बायर का भी नाम काटना पड़ेगा और मेरा नाम वहां पे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द ओरिजिनल ओनर ऑफ द शेयर्स. रही बात वो जेन्युइन बायर की, तो जेन्युइन बायर को कंपनी विल कंपेंसेट. बट अब गलती तो कंपनी की नहीं है, गलती तो फोर्स ट्रांसफरर ने किया है, तो कंपनी विल इंडेमनिफाई इटसेल्फ फ्रॉम द फोर्स ट्रांसफरर. ये समझा क्या भाई पूरा फोर्स ट्रांसफर? बताओ एक बार. वो बोल रहा है डीमेटेरियलाइजेशन होने के बाद आज के डेट में ये फोर्स ट्रांसफर होना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे पब्लिक कंपनीज को अब डीमैट फॉर्म में शेयर्स रखने पड़ते हैं. कुछ प्राइवेट कंपनीज है जो डीमैट फॉर्म में शेयर्स नहीं रखते, यानी कि प्राइवेट कंपनीज नहीं रखते, तो प्राइवेट कंपनीज में फोर्जरी होने के चांसेस है. बट क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन 200 होते हैं, इट इज मोर मैनेजेबल एंड हेंस फोर्जरी के जो चांसेस है और ब्लीक हो जाते हैं और कम हो जाते हैं. ठीक है. सेक्शन 57 58 we will start tomorrow. 58 59 ये हम लोग कल करेंगे. तो आज हमने बहुत सारी चीज देखी. इट वॉज अ वेरी डेंजरस पार्ट दैट वी डिड टुडे. एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा. ट्रांसफर अगर आप करना चाहते हो अपने शेयर्स, तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लेना होगा आपको और ड्यूली स्टैम्प डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड आपको उसको सबमिट करना होगा विद नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रांसफरी, साइंड बाय बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इन फॉर्म SH4 अलॉन्ग विद ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट. और अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या लेंगे आप? अलॉटमेंट का लेटर. देन व्हाट विल हैपन? सर अगर आप बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट अगर आप ये ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको स्टैंपिंग एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है.
Next is power of central government to register transmission. In case of death, insolvency and lunacy, shares are, or by operation of law, shares gets transmitted to legal heirs, फिर क्या बोलते हैं, official receivers or administrators as the case may be. They will just have to intimate the company about the event and the company will automatically transmit the shares to them. Okay. अगर ट्रांसफरर अकेला पार्टली पेड अप शेयर को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है तो कंपनी विल नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर अंटिल एंड अनलेस अ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरी. ट्रांसफरी को 2 हफ्ते का मौका दिया जाएगा. इन SH5 कंपनी ROC विल अप्लाई टू ट्रांसफरी, द कंपनी विल अप्लाई टू ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरी को 2 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा विद इन विच द ट्रांसफरी शुड आइदर गिव नो ऑब्जेक्शन और गिव ऑब्जेक्शन. और अगर नो ऑब्जेक्शन मिल गया तो पार्टली पेड अप शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफरी. फिर आती है बात टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स. अगर आप अपने सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को शेयर अलॉट कर रहे हो तो आपको इनकॉर्पोरेशन के 2 मंथ्स के अंदर सर्टिफिकेट दे देना है. अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी के केस में 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी के केस में 1 मंथ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन. एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के केस में 6 मंथ्स फ्रॉम अलॉटमेंट. अगर आप सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में यूज कर रहे हो तो अपने NSDL CDSL को इन्फॉर्म करो अबाउट योर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ASAP एज सून एज पॉसिबल. डिसीज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अगर चाहे तो शेयर्स डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं एंड देयर इज नो प्रोविजन स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग सो. इट विल बी अज्यूम दैट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर द ओनर्स एट द टाइम द डॉक्यूमेंट वाज साइंड. ट्रांसमिशन हो सकता है इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड ल्यूनेसी. डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल रिसीवर और ल्यूनेटिक के केस में एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय कोर्ट विल टेक ओवर द शेयर्स. अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हो तो 50,000 रुपीज का आपको फाइन हो जाता है कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को. डिपॉजिटरी अगर जानबूझकर या गलती से कोई फ्रॉड करती है या गलती करती है इन केस ऑफ रजिस्टरिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, उनके ऊपर 447 लग जाता है. फोर्ज ट्रांसफर्स को हम वैलिड नहीं मानते. दे आर वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फोर्ज करके अगर आप किसी की सिग्नेचर कॉपी करके अगर आपने अपने नाम पे शेयर्स अलॉट किए तो आपका नाम काट के ओरिजिनल ओनर का नाम वापस ला लिया जाएगा. अगर आपने वो जेन्युइन किसी बायर को बेच दी है तो वो जेन्युइन बायर का नाम भी काट के ओरिजिनल ओनर का नाम लिखा जाएगा. जेन्युइन बायर को कंपनी कंपेंसेट करेगी और आप उस कंपनी को इंडेमनिफाई करेंगे जिन्होंने फ्रॉड किया है. तो जो फ्रॉडुलेंट पर्सन है वो कंपनी को इंडेमनिफाई करेगा. अब डीमेटलाइजेशन होने के बाद फॉर्जरी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी है. कल हम लोग देखेंगे पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर क्या होता है, उसकी क्या सजा है और अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. कैन कंपनी रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर. ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल 7 बजे ऑन द सेम इन द सेम क्लास. आई विल बी देयर फॉर यू. यस, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब जिस दिन आपने वो एग्जीक्यूट किया ट्रांजैक्शन. ठीक है पलक, आपने आई थिंक चैप्टर नंबर 2 अपडेट कर दिया ना. लेट मी क्विकली, I will let's end the class for today. Okay guys, thank you very much. I'll see you tomorrow. Bye bye.